सुकमा छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 391 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। आंध्र के बॉर्डर पर मौजूद सुकमा का पूरा इलाका नक्सल प्रभावित है। इससे पहले यहां डीएम को माओवादियों ने अगवा कर लिया था। ये पूरा इलाका घने जंगलों और आदिवासी बहुल वाला है, जिसकी वजह से यहां नक्सल विरोधी ऑपरेशन के दौरान खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सुकमा खुद लोकसभा की सीट नहीं, ये बस्तर लोकसभा सीट में आता है। सुकमा से सबसे नजदीकी शहर जगदलपुर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मनीष, मैं आपसे समझना ये चाहूंगा कि इस तरीके के इलाके में जो नक्सल स्ट्रांग होल्ड का जो एरिया माना जाता है, वहां पर अगर किसी भी तरीके की ये पॉलिटिकल एक्टिवनेस होती है, जैसे परिवर्तन यात्रा है, विकास यात्रा, इसे लेकर के इंटेलिजेंस इनपुट होता है, उसके बाद एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जिसे एसओपी कहते हैं। इस एसओपी के बारे में बताइए, और अगर ये एसओपी फॉलो नहीं की गई तो आखिरकार लूप होल कहां पर है? देखिए, मैं थोड़ा उस इलाके को समझाना चाहूंगा राशिद। ये वो इलाका है जहां पर सीआरपीएफ की भी मौजूदगी है। ऑपरेशन ग्रीन हंट, जो कि सबसे बड़ा अभियान नक्सलियों के खिलाफ भारत सरकार ने उन तमाम राज्यों के साथ मिलकर किया है जहां पर नक्सली समस्या सबसे ज्यादा भीषण है, उसमें छत्तीसगढ़ का ये वो इलाका है। आपको याद होगा, अगर स्मरण आता है, यही वो इलाका है जहां पर एक चॉपर कुछ घंटे तक उसे आप ये समझिए हॉस्टेज बना लिया जाता है, एक हेलीकॉप्टर। आप देखिए कि जिलाधिकारी एलेक्स पॉल मेनन अगवा कर लिए जाते हैं। उसके बाद आप देखिए सीआरपीएफ की एक बटालियन पर हमला होता है जिसमें 70 से ज्यादा जवान मारे जाते हैं। और अब ये वो इलाका है जहां पर कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के दौरान इतना बड़ा हमला होता है। मेरी समझ में किसी राष्ट्रीय पार्टी पर यह पहली बार नक्सलियों का सबसे बड़ा हमला है। अब सबसे बड़ा हमला जिसमें एसओपी की आप बात कर रहे हैं, अगर जो प्रोसीजर है नक्सली इलाकों में जब भी वीआईपी मूवमेंट होता है, इसमें कई वीआईपी हैं, Z+ कैटेगरी के लोग हैं, तो ऐसी स्थिति में जिला पुलिस का ये काम होता है। एक C60 कमांडो टुकड़ी होती है, वो टुकड़ी पहले जाती है, रोड क्लियरेंस प्रोसीजर जो होता है उसको क्लियर करती है और फिर सिग्नल देती है कि अब आपका काफिला यहां से गुजरने के लिए बिल्कुल महफूज है, सुरक्षित है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आरोपी रोड ओपनिंग पार्टी ने ये किया होता तो मेरे ख्याल से ये पकड़ ली जाती, क्योंकि रोड ओपनिंग पार्टी 60 किलोमीटर पैदल चलकर सारे रोड ओपनिंग, यानी सड़क के बीच में और सड़क के दाएं बाएं 3 ऐसी कतारें चलती हैं जिसके बीच वो सारी अपनी स्नीफर और तमाम जो गैजेट्स होते हैं उससे चेक करते चलते हैं कि यहां पर कोई लैंडमाइन तो नहीं बिछाई गई है। मुझे ऐसा लगता है कि यही सबसे बड़ी विफलता रही है छत्तीसगढ़ पुलिस की कि रोड ओपनिंग पार्टी ने रोड ओपनिंग क्लियरेंस दिया या नहीं, इस पर जांच होनी चाहिए। यही सबसे बड़ा सवाल पूछा जाएगा कि क्या रोड ओपनिंग पार्टी ने ग्रीन सिग्नल दिया था कि ये सारे वीआईपी के काफिले वहां से गुजर पाते। एसओपी जिसकी आप बात बता रहे हैं, जिसका पूरा प्रोसीजर आपने हमें समझाया, एसओपी को फॉलो करना है मैंडेटरीली, एसओपी को फॉलो करना है। ये इंश्योर करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये वहां के जिला प्रशासन की होती है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी आता है और जिले का एसपी भी आता है। लेकिन चूंकि ये विशेष इलाका माना इसलिए गया है, नक्सल प्रभावित है, सीआरपीएफ की मौजूदगी है, अब तो सीआरपीएफ का अपना इंटेलिजेंस भी है, तो इसमें इंटेलिजेंस फेल्यूर भी है। लाख इंटेलिजेंस अलर्ट्स और इनपुट की बात कल मैं मुकेश गुप्ता से बात कर रहा था, जो कि वहां के नक्सल एंटी नक्सल आईजी हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने तमाम बातें कही कि हमने अलर्ट जारी किया था, हमने तो लिखित में दिया था। इस कागजी कार्रवाई से कुछ नहीं होगा, नक्सली हमले करते रहेंगे। लेकिन जितनी शिद्दत के साथ अगर रोड ओपनिंग पार्टी ने अपना काम किया होता तो मेरा यह विश्वास है कि इस तरह के हमले को रोका जा सकता था। मुझे ऐसा लगता है कि परिवर्तन यात्रा के पहले रोड ओपनिंग पार्टी ने अपना काम नहीं किया, जो कि एसओपी का सबसे पहला नियम है। अगर कोई बड़ा काफिला, अगर कोई बड़ा वीआईपी वहां से गुजरेगा तो आरोपी ये सुनिश्चित करता है कि यहां सब कुछ ठीक ठाक है। तस्वीरें एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये वही तस्वीर है जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कितना बड़ा एक्सप्लोजिव, कितना सारा विस्फोटक सड़क के भीतर उन्होंने पहले प्लांट किया लैंडमाइन ऑपरेशन के जरिए और उसे ट्रिगर किया। ट्रिगर करने के बाद सेकंड कतार जो आती है, जो दूसरा रिंग राउंड उनका होता है, चारों तरफ से जब ये ब्लास्ट होता है तो बिल्कुल लोग हक्का बक्का होते हैं। काफिलों की गाड़ियां इधर उधर शित विक्षित होकर गिर जाती हैं, उड़ जाती हैं, परखच्चे उड़ जाते हैं। तब वो आकर एकदम से एम्बुश करते हैं और एम्बुश में वो दनादन धुआंधार गोलियों की बौछार कर देते हैं। इसी में जो जनहानि होती है, यही सबसे बड़ी वजह होती है, जिसे हम सरप्राइज एलिमेंट कहते हैं और इसके वो माहिर माने जाते हैं।
अब जो मेरी जानकारी आ रही है, पिछले कुछ समय से इनकी जो महिला नक्सली की विंग है, महिला नक्सली की जो कतार है, वो सामने आगे होती है। तो इस हमले में भी जो मुझे जानकारी आई है और मेरे महाराष्ट्र के और नक्सल प्रभावित इलाकों के कई बड़े अधिकारियों से जो बातचीत हुई है, चाहे वो सेवानिवृत्त रहे हों, चाहे वो अभी कार्यरत रहे, उनका ये मानना है कि ये अपने आप में महिलाओं के नेतृत्व में किया गया हमला है, जिसकी कि पहली अग्रिम पंक्ति में महिलाएं थी और फिर कवर फायरिंग के लिए पीछे से पुरुष नक्सली थे। राशिद, ये जिस कमांडर का नाम आ रहा है गुलसा उसंडी, इसके बारे में क्या पता चल पाया मनीष? देखिए, अलग अलग दलम होते हैं, अलग अलग दलम होते हैं, महाराष्ट्र दलम, छत्तीसगढ़ दलम, बस्तर दलम और राजनांदगांव दलम। तो ये जो भोरसा उसंडी का नाम आ रहा है, ये जगदलपुर और बस्तर इलाके के दलम का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना गया है। जो उनकी पोलित ब्यूरो है, उसका वो सबसे महत्वपूर्ण कैडर का सबसे ताकतवर आदमी माना जाता है, जिसने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और कोई भी इतने बड़े ऑपरेशन, राशिद, ये हमेशा याद रखिएगा, दलम कमांडर के नेतृत्व के बगैर नहीं होते। अब उसमें जो एक नया पैतरा उन्होंने अपनाया है, वो है महिला नक्सलियों को आगे कर खुद कवर फायर देने का। ये जो उनका अपना एक नया हथकंडा है। आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले इंडिया न्यूज नहीं दिखाया था कितना असला, कितना इन लोगों ने जमा कर रखा था। वो तस्वीरें इंडिया न्यूज नहीं दिखाई थी। क्या इंसास, क्या रॉकेट लॉन्चर, क्या हैंड ग्रेनेड्स, क्या बम, ये सारी चीजें वो सीआरपीएफ से जब इस तरह के हमले करते हैं और हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, तो जो असला होता है, उनका सबसे पहला काम ये होता है कि जितना असला बचा हुआ है उसे पहले अपने कब्जे में लो, ताकि वो उनके लिए आर्सनल का काम करता है। उनकी अपनी आगे की हमले की रणनीति में वो सबसे ताकत और सबसे मजबूती देने का काम करता है। तो यही इस हमले में मुझे ऐसा लगता है, जिस तरीके से गोलियों के निशान गाड़ियों पर दिख रहे हैं, आप ये देखिए कि कितनी ऊंचाई पर उड़कर गाड़ी बाजू के इलाके में जाके जिसके परखच्चे उड़ गए और गिरी है। तो ये साफ बताता है कि नक्सली वहां बहुत हाई एक्सप्लोजिव्स, यानी इतने ज्यादा भारी मात्रा में विस्फोटक, और विस्फोटक के साथ जो हथियार थे उनके, वो इतने इम्प्रोवाइज्ड हथियार थे, जिससे कि वो अचूक निशाने करते रहे। और हमारे नेताओं और हमारे तमाम पुलिस के जवान इस तरह से कुछ तो शहीद हो गए और कुछ बेहद जख्मी हैं।